किसी भी भाषा का साहित्य पता है उसके लोगों के इतिहास का आईना होता है। और ये कोई बस ऐसी ही कही सुनी बात नहीं है, बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो ऐतिहासिक काम है ये उसका सार है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हिंदी साहित्य की कहानी असल में भारत के इतिहास की ही कहानी है। कभी सोचा है कोई देश अपनी डायरी कैसे लिखता है? क्या सिर्फ राजाओं, लड़ाइयों और तारीखों से, या कुछ और भी होता है? देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास का असली मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि जो हुआ उस पर लोगों ने महसूस क्या किया, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या थी। और इसका जवाब है साहित्य। जी हाँ, कविता और कहानियाँ। यही वो डायरी है जिसमें एक समाज अपने दिल की बात लिखता है। किसी भी जमाने के लोगों के असली विचार, उनके डर, उनकी उम्मीदें, इन सब का सबसे सच्चा रिकॉर्ड उनकी कविताओं और कहानियों में ही तो मिलता है। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के इन 4 बड़े दौर से गुजरते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हम देखेंगे कि कैसे हर जमाने ने अपनी एक अलग आवाज दी, एक ऐसी आवाज जो उस वक्त के भारत की पूरी कहानी कह देती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है आदिकाल से। जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जहां बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो चुके हैं, देश छोटे छोटे राज्यों में बट गया है, हर तरफ उथल पुथल है, लड़ाइयां हैं। अब ऐसे माहौल में साहित्य भला चुप कैसे बैठता? उसने भी इसी उथल पुथल को अपनी आवाज बना लिया। और कमाल की बात यह है कि इस उथल पुथल से ना 2 बिल्कुल अलग तरह की कविताएं निकली, एकदम एक दूसरे से उलट। एक तरफ थे दरबारी कवि, ये राजाओं के दरबार में उनकी बहादुरी के किस्से गाते थे, जिन्हें वीर गाथा कहा गया। और दूसरी तरफ थे सिद्ध और नाथपंथी जैसे संत कवि, जो समाज के हर नियम को, हर परंपरा को सीधी चुनौती दे रहे थे। अब देखिए, ये लाइनें सुनने में कितनी चौंकाने वाली हैं, है ना? लेकिन इसका मतलब वो नहीं है जो लग रहा है। सिद्धों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया लोगों को जगाने के लिए। यहाँ सास और ननद को मारने का मतलब किसी को मारना नहीं, बल्कि अपने अंदर के मोह, माया और झूठे सामाजिक बंधनों को खत्म करना है। ये एक तरह का आध्यात्मिक विद्रोह था, शब्दों के जरिए। आदिकाल के उस युद्ध और विद्रोह के माहौल के बाद एक ऐसा दौर आया जिसने पूरे समाज की आत्मा को जैसे बदल कर रख दिया। ये था भक्तिकाल। ये दौर एक बहुत गहरे आध्यात्मिक बदलाव का था। असल में ये पिछले दौर के बाहरी झगड़ों और धर्म के कठोर नियमों के खिलाफ एक रिएक्शन था। तो हुआ ये कि समाज में जो इतनी उथल पुथल थी, उससे एक तरह का खालीपन आ गया था। जो कर्मकांड वाला धर्म था, वो आम लोगों को कोई सुकून नहीं दे पा रहा था। तो फिर एक आंदोलन शुरू हुआ, एक ऐसा आंदोलन जो ऊपर से नहीं आया था, किसी राजा या पंडित ने शुरू नहीं किया था। ये सीधे आम लोगों के दिलों से निकली एक लहर थी, जो उनकी अपनी जरूरत से पैदा हुई। तो ये भक्ति आखिर थी क्या? भक्ति मतलब ईश्वर से एक पर्सनल इमोशनल कनेक्शन, एक ऐसा रास्ता जो हर किसी के लिए खुला था, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो। ये एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, जिसने उस जमाने में धर्म को सबके लिए सुलभ बना दिया था। कह सकते हैं कि इसने भगवान को पंडितों और किताबों से निकालकर हर इंसान के दिल में बसा दिया। अब भक्ति के भी 2 रास्ते बन गए। मंजिल तो एक ही थी, भगवान से जुड़ना, पर तरीके अलग अलग थे। एक था निर्गुण मार्ग। कबीर और जायसी जैसे कवियों ने कहा कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो तो कण कण में है, निराकार है। और दूसरा था सगुण मार्ग। तुलसीदास और सूरदास जैसे कवियों ने राम और कृष्ण के रूप में भगवान को देखा, उनकी लीलाओं के गीत गाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल के बाद देश में फिर से चीजें शांत हुई, स्थिरता आई, नए साम्राज्य बने। और जैसे ही राजनीति और समाज का माहौल बदला, साहित्य का फोकस भी बदल गया। अब कविता भगवान के मंदिर से निकलकर राजा के दरबार में पहुंच गई। और ये बदलाव कितना बड़ा था, वो इस टेबल से साफ पता चलता है। देखिए, भक्ति काल में कविता आम जनता के लिए थी, मोक्ष और भक्ति की बातें करती थी। लेकिन रीति काल में कविता राजाओं और दरबारियों के लिए हो गई। अब उसका विषय था सौंदर्य, रोमांस, श्रृंगार। मकसद भी बदल गया। भक्ति में मकसद था आध्यात्मिक मुक्ति, तो रीति में मकसद था राजा को खुश करना, उनका मनोरंजन करना। और भाषा, वो भी आम बोलियों से बदलकर बहुत सजी संवरी मुश्किल ब्रज भाषा हो गई। रीति काल के उस दरबारी माहौल के बाद 19वीं सदी में एक और जबरदस्त बदलाव आया।
पर इस बार ये बदलाव तलवारों से नहीं बल्कि नई तकनीक और नए विचारों से आया। और इस बदलाव ने हिंदी का चेहरा मोहरा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा हाथ था प्रिंटिंग प्रेस का, और साथ ही प्रशासन, शिक्षा और पत्रकारिता के लिए एक कॉमन भाषा की जरूरत महसूस होने लगी। तो ये कोई कलात्मक बदलाव नहीं था, बल्कि एक प्रैक्टिकल जरूरत थी जिसने भाषा को एक नया रूप दे दिया। तो हुआ ये कि सदियों से कविता की भाषा रही ब्रज भाषा पीछे छूट गई और उसकी जगह ले ली दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली ने। इसी खड़ी बोली को स्टैंडर्डाइज किया गया, मतलब एक मानक रूप दिया गया, ताकि वो गद्य यानी प्रोज लिखने, अखबार छापने और सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल हो सके। और यही हमारी आज की मॉडर्न हिंदी की बुनियाद बनी। और इस बड़े बदलाव को भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है, उन्होंने अपनी एक किताब कालचक्र में एक लाइन में समेट दिया। उन्होंने लिखा, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक ऐलान था कि भविष्य की हिंदी का जन्म हो चुका है। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, साहित्य सच में अपने समय का एक जीता जागता आईना है, एक जिंदा गूंज जो इतिहास के गलियारों में हमेशा सुनाई देती है। हमने देखा कि कैसे युद्ध के माहौल से वीर गाथाएं निकली, आस्था की लहर से भक्ति के भजन जन्मे, फिर दरबारी शान शौकत ने श्रृंगारिक कविता को जन्म दिया, और आखिर में नई जरूरतों ने आधुनिक गद्य को। हिंदी साहित्य हमेशा अपने मौजूदा वक्त से बात करता रहा है। जब जब समाज बदला, राजनीति बदली, तकनीक बदली, भाषा और उसकी कहानियां भी बदल गई। तो आखिर में एक सवाल, हमारे समय का साहित्य भविष्य को हमारे बारे में क्या बताएगा? जरा सोचिए, जैसे हमने पुराने साहित्य को पढ़कर उस जमाने को समझा, वैसे ही आने वाली पीढ़ियां हमारे आज के साहित्य से हमें समझेंगी। हमारी आज की कहानियां, कविताएं, फिल्में, यहाँ तक कि हमारे सोशल मीडिया पोस्ट्स, यही वो डायरी है जो भविष्य को बताएगी कि हम कौन थे, कैसे सोचते थे और हमारी दुनिया कैसी थी।